इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा और किस किस चीज़ की जानकारी दूंगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। और इसमें ऐसा एक एक चीज़ बताने वाला हूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी एएलपी से संबंधित कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा, यानी सारे चीज का आंसर्स आपको मिलेगा। अगर कुछ इसमें बच भी जाएगा ना तो लास्ट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको दे दूंगा कि अगर इससे किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो वो आपका दूर हो जाए। तो देखिए, चलिए इसमें ये जानते हैं कि आरआरबी एएलपी का जो रिक्रूटमेंट निकला है, इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि कितने वैकेंसी है इसमें, वो बताऊंगा। इसके बाद कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं ये मैं बताऊंगा आपको, और एग्जाम्स कितने प्रकार के होंगे और किस प्रकार से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो सिलेक्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये बात जो मैं बताऊंगा आपको। सिलेक्शन होने के बाद आपको एएलपी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, क्या करना पड़ता है वहाँ पे, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप अगर इसको फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम्स में अपेयर करने के लिए तो भर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका नौकरी आपको करना है, इसके सर्विस करने हैं, इस प्रकार के जॉब करने हैं आपको एएलपी से संबंधित, तो इसकी पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एएलपी का रिक्रूटमेंट आया है उसको आप फिलअप करेंगे तो उससे क्या क्या फायदे होंगे और किस प्रकार के आपके यहाँ पे कार्य करने पड़ेंगे एएलपी में जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए इसका एक एक चीज़ की जानकारी, एक छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, उसके बारे में यहाँ जानते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उसकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट का प्रिपरेशन कैसा करना है मैं इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मैं आपको दूंगा, और आप मुझसे जुड़ करके इस एएलपी रिक्रूटमेंट का पूरा तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना पड़ेगा या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां इससे संबंधित आप क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं और लगातार अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में। तो आप जब क्वेश्चंस वहां शेयर करेंगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिलेगा वहां पे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं मैं, वहां से आप क्लिक करके उसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, वहां पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। और मैं इसकी तैयारी भी कराऊंगा आपको, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यहाँ जो भी आपको करना पड़ता है सबकी तैयारी मैं कराऊंगा, तो आप आसानी से एग्जाम्स क्रैक कर पाए। उसके लिए क्या क्या करना होगा सारा चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है और इस पोस्टिंग के बाद आपको क्या कार्य करना पड़ेगा, सारा चीज़ जान लेते हैं। और इसकी तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक इसका एग्जाम्स दे करके आपको नौकरी पाने तक मैं आपका साथ रहूँगा, और आप हमारे वीडियो को देख करके इस प्रकार के सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे में आप अपना समय कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए अब हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 का जो निकला है, ये इसमें टोटल वैकेंसी कितना है वो देखिए। इसमें टोटल वैकेंसी है 5696 वैकेंसी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा कि इसमें एग्जाम जो कंडक्ट होंगे ना, दो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, पहला होगा CBT 1 और दूसरा CBT 2 होगा। और CBT 1 में क्वेश्चंस जो आएंगे उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, और CBT 2 के जो क्वेश्चंस आएंगे किस प्रकार के पैटर्न रहेंगे वो भी जानेंगे। तो अब इसके बाद 5696 वैकेंसी तो है इसमें, और रिलीज कब हुआ है, 19 जनवरी को ये रिलीज हुआ है। और ये कब तक चलेगा, 20 जनवरी से आप इसका फॉर्म फिलअप करके 19 फरवरी तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब 19 फरवरी के बाद क्या है कि 10 दिन का समय दिया गया है, और इस 10 दिन के समय में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर फिल करने में कोई दिक्कत हो गई है, किसी प्रकार की समस्या हो गई है, गलतियां हो गई है और उसमें करेक्शन करना है, तो सबमिट कर देने के बाद तो करेक्शन कर नहीं सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो आप करेक्शन कब करेंगे इसमें, उसके लिए अलग से टाइम दिया गया है। जब सबमिशन का टाइम इसका 1 महीने का, देखिए 20 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक का समय दिया गया है, और इस बीच में 1 महीने का जो समय दिया गया है ये 19 फरवरी
के बाद ही आप करेक्शन कर सकते हैं। और इस करेक्शन जो करेगा ना, करेक्शन अगर किसी प्रकार की गलती हो गई फॉर्म फिलअप करने में और करेक्शन करना है आपको, तो उसके लिए अलग से फी पेमेंट करना पड़ता है। पहले आपको ये अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके लिए तो फी करना ही पड़ेगा पेमेंट। आप किसी भी कैटेगरी के ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ेगा आपको, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। तो अब उसके बाद करेक्शंस के लिए भी आपको 250 रुपये फी देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, गलती ना, क्योंकि फिर आपको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए उस चीज़ में। और ये जो रुपया जो लग रहा है आपका ना, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो रुपया आपका लग रहा है यहाँ पे, वो रिफंडेबल है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे ना, सभी के लिए ये रिफंडेबल है। और इसमें से जो यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट्स रहेंगे उसके लिए रिफंडेबल, उसके 400 रुपये के अराउंड रिफंड होगा मनी। 500 रुपया फी अप्लाई करने में लगेगा, और जो 400 रुपया रिफंड हो रहा है वो बैंक का कुछ चार्ज वगैरह काट करके 400 के अराउंड वो आपको किस अकाउंट में पेमेंट मिलेगा वापस। ये जब अप्लाई वगैरह कर ले, एग्जाम हो जाएगा, पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो उस समय की बात है कि आपका रुपया वापस होगा। और जो रुपया वापस होगा वो किस अकाउंट में, जिस आप अकाउंट से पेमेंट करेंगे ना, उसी अकाउंट में वापस वो रुपया आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो अकाउंट अगर आपका हो और अपने अकाउंट से रुपये कटाते हैं तो वो रुपया आपका वापस उसी अकाउंट में आ जाएगा। उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी कि किसके अकाउंट में आ रहा है रुपया, कहाँ जा रहा है। अगर आप किसी कैफ़े में जाते हैं और वहाँ अप्लाई करते किसी दूसरे के कंप्यूटर अकाउंट के द्वारा, तो उसके रुपया उसके अकाउंट से तो कट जाएगा और वो आपसे फ़ी ले लेगा जो अप्लाई किया है। तो वो आपसे एप्लीकेशन फ़ी तो ले लिया और वो अपने अकाउंट से रुपया पे कर दिया। अब बाद में जब वो रिफ़ंड होगा तो उसी के अकाउंट में आएगा। तो फिर आप जाओगे उसके पास रुपया मांगने के लिए कि मेरे को रिफ़ंड कर दीजिए, तो हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं मेरे को रुपया नहीं आया है, रिफ़ंड कैसे कर दूं। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ये ध्यान रखिएगा, आप अपने अकाउंट के डिटेल्स से ही रुपया सबमिट करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ताकि रिफ़ंड अगर होगा ना तो ऑटो आपके पास आ जाएगा। उसकी जानकारी आपको हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो ऑटो रिफ़ंड हो जाएगा कभी ना कभी आपको। अब देखिए, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये लगेंगे, और ये 250 रुपये फी अप्लाई करने के हैं। जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, 500 है। और इसके SC ST के जो ये रुपया है 250 रुपये जो लग रहा है अप्लाई करते समय, वो रिफंडेबल है, पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। 250 का 250 पूरा रिफंड हो जाएगा इसका। तो अब देखिए, इन सभी के जानने के बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो आपका करेक्शन जो लग रहा है ना, ये भी रिफंडेबल है। ये ध्यान रखना है कि अगर आप अप्लाई करते हैं और गलतियां हो जाती है तो उसके बाद 19 फरवरी के बाद आप फिर करेक्शन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। तो इस 10 दिन के समय में आप करेक्शन जो करेंगे, जो रुपया लगेगा 250 रुपये फी आपको, ये रुपया भी आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अपने अकाउंट से कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि रिफंडेबल की प्रोसेस आसान हो जाएगा, आप इसमें समस्या नहीं आएगी आपको। इसका देखिए एज कितना है यहाँ पे कि 18 से 30 साल, 18 से 30 साल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 30 साल से ऊपर के होंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको फिर किसी रिजर्वेशन का लाभ लेना पड़ेगा। जैसे एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन हो सकता है, SC ST का हो सकता है, OBC का हो सकता है। तो उन सभी को छूट मिलते हैं कुछ साल, कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसमें से अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन जो रूल्स होता है, नॉर्मली आप अगर इसके पहले किसी प्रकार का फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा, जो जानकारी होगा, तो आपको कुछ छूट मिल जाएगा। SC ST के लिए अलग होता है, OBC के लिए अलग होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा होता है थोड़ा। तो इस प्रकार से होता है। और ये जो काउंटिंग करना है ना, कि आपको मिनिमम ध्यान रखना है, ये जो 18 से 30 साल जो बोला जा रहा है होना चाहिए इसका मतलब 18 साल होने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 2006 अभी 24 चल रहा है, तो 2006 के पहले का व्यक्ति होगा वो 18 साल से ज़्यादा होगा। तो आपका आयु 2006 कौन सा, 1/7/2006 के पहले का आयु होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसके पहले का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, ये काउंटिंग कब कर रहा है, आपको ये जो 18 साल काउंटिंग कर रहा है 1/7/2024, यानी आपको मैंने बताया आपका जो जन्म होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कब का होना चाहिए, 1/7/2006 का के पहले का होना चाहिए आपका, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस एज में आ जाएंगे आप और अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको 18 साल से छोटे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।
अब ये जो एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी, ये अप्रैल से मई के एग्ज़ाम, अप्रैल से मई के बीच एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये अगर एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तो आपको आरआरबी के द्वारा मैसेज भेज दिया जाएगा, मोबाइल पे ईमेल कर दिया जाएगा, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगा कि कब आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। लेकिन ये जो टेंटेटिव है वो अप्रैल मई के बीच में होना है। तो आप अपने एग्ज़ाम्स का तैयारी शुरू अभी से ही कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद, क्योंकि आपके पास समय समझिए लिमिटेड है। जो भी कमियां होगी, जो भी त्रुटियां होगी आपके अंदर ना, उसमें निखार लाना है आपको इसी बीच में। और एक पोस्ट आपको अपना पक्का करना है, वो लेके ही रहना है, जुनून पैदा कर लेना आपको अपने अंदर, और ये आपको करके दिखाना है। अब देखिए, अगर यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्या है ये जानना जरूरी है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th से ITI का कोई भी बंदा 10th प्लस ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि डिग्री वाला कर सकता है कि नहीं, तो बेसिकली डिग्री वाले के लिए अलाउड नहीं है, डिग्री वालों के लिए अलाउड नहीं है ये। डिप्लोमा 10th प्लस ITI या 10th प्लस डिप्लोमा वाले के लिए ये रिक्रूटमेंट है और वो भर सकता है इसको। लेकिन जिसके पास डिग्री है और डिप्लोमा ITI नहीं है तो वो उसको भर के फ़ायदा नहीं है। अगर उसके पास डिग्री है लेकिन ITI कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, तभी वो भरेगा, तो उसके लिए फ़ायदा है और वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर सकता है, पूरी प्रक्रिया फॉर्म फिलअप कर सकता है, एग्ज़ाम्स दे सकता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा उस बेसिस पे, और आगे की जो डिग्री रहेगी वो उसका काम भी आ जाएगा आगे। लेकिन उसको ITI और या फिर डिप्लोमा जरूरी है 10th के साथ। तो इसके बाद देखिए, हम लोग ये जान लेते हैं, यहाँ तक तो हम लोग जान लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो एग्जाम्स होंगे ना, दो CBT 1 और CBT 2 दो पार्ट में होना है। एक तीसरा पार्ट भी है इसका, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन मेन जो एग्जाम्स है ना वो दो ही है, मेन जो एग्जाम्स है वो दो है, तीसरा एग्जाम भी है, लेकिन मेन एग्जाम्स जो है वो दो है, एक CBT 1 और CBT 2। अब CBT 1 जो है उसको समझ लेते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी CBT 1 में जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे सभी अपीयर करेंगे, और अपीयर करने के बाद उसमें से जो कैंडिडेट्स पास करेंगे, अगर मान लिया जाए लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया और वैकेंसी मात्र इतना ही है 5696, और लाखों की संख्या भरा और लाखों की संख्या में पास भी हो जाएगा, तो सभी को सेलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। कितना व्यक्ति को लिया जाएगा ये समझना जरूरी है। वो जो CBT 1 पास करेगा ना, CBT 1 पास करेगा ना, तो जितना वैकेंसी है ना उसका 15 गुना लिया जाएगा CBT 2 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। और जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना ही लिया जाएगा CBT 2 के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर गुना कर देंगे तो लगभग 15 छक्के 90, यानी 1 लाख के आसपास, 90 से 1 लाख के आसपास कैंडिडेट्स को वो लेगा, ये समझिएगा। अब उसमें से फिर वो कुछ व्यक्ति को आगे के जो प्रोसेस रहेंगे CBT 2 उसमें डिस्क्वालीफाई किसी न किसी प्रकार का होगा और धीरे धीरे घटेगा, तो टोटल 15 गुना लिया गया। अब देखिए यहाँ समझना जरूरी है, तो आपको चांसेस है, समझ लीजिए आपको फर्स्ट CBT 1 में क्वालिफाई करने का चांसेस है, क्योंकि कितना व्यक्ति लिया जा रहा है 5696, और 15 गुना लेगा, लगभग 1 लाख व्यक्ति को इसमें चांसेस दे रहा है CBT 2 अपीयर करने के लिए। तो CBT 1 में तो आपका चांसेस है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है और आपको स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ेगा। और उसकी वो कैसे पढ़ाई करेंगे, एक एक चीज़ की जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से समय समय पे प्राप्त होता रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप तक पहुंच पाए। और ये पॉसिबल तब हो पाता है जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाते हैं, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए कि ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है ना, इसमें से क्वालिफाई करने के लिए भी है। अगर UR कैटेगरी का कोई बंदा है तो उसको 40% कम से कम लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। CBT 1 में
कितना लाना पड़ेगा? 40%। 40% किसका लाना पड़ेगा? टोटल मार्क्स से 75। ये देखिए टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस 75 रहेंगे CBT 1 में और 75 मार्क्स रहेंगे। अब 75 में से टाइम कितना रहेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय में 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स में से 40 मार्क्स, 40% बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 75 का 40% निकाल लेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और इधर 5 चौक 20, 28 2 30, यानी 30 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे। यानी 30 मार्क्स लाना पड़ेगा UR को, 75 में से 30 लाएगा तभी वो पास हो पाएगा। अब इसमें ध्यान रखना निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता ना तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेगा। अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग है आपका तो उस पे 1 मार्क्स कटेगा। अब देखिए OBC को पास होने के लिए कितना चाहिए? 30% चाहिए, यानी टोटल 75 का 30% निकाल लीजिए, उतना मार्क्स OBC को भी चाहिए पास। जितने भी यहाँ पे कैटेगरी है, कास्ट है, उन सभी को, SC ST वाले को भी चाहिए, SC को भी 30% ही चाहिए जितना OBC को चाहिए। बट ST के लिए थोड़ा छूट दिया गया है 5% और इसको मात्र 25% ही चाहिए। किसका 25%? 75 का 25% निकालिए तो बस उतना मार्क्स चाहिए। 25 नहीं चाहिए, ये मत समझिए 25 चाहिए, 75 में 25 नहीं चाहिए, वो 100 में 25 कहलाएगा 25%, 75 में 25% कम कहलाएगा। और इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी CBT 1 में जो भी बंदे अपीयर करेंगे वो CBT 2 को अपीयर कर सकते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इससे ये नहीं है कि आपका जॉब पक्का हो गया, यानी आपकी नौकरी पक्की होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ CBT 2 आप अपीयर कर पाएंगे तो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, ये चीज़ समझिएगा। यानी ये एग्जाम्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ये CBT 1। और इसमें जो सिलेबस है इसका, वो सिलेबस रहेगा ओनली 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 10th स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, रीजनिंग भी रहेंगे। रीजनिंग आप बेसिकली नॉर्मली जो पढ़ते हैं साधारण टाइप का जो रहता है उस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे। और क्या क्या पढ़ना होगा उसके लिए तो मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके लगातार मैं वीडियो ला रहा हूँ मैं आपके लिए, जिससे कि आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। बैक टू बैक मैं इसका वीडियो डालूंगा। अब देखिए, अब CBT 2 का जो एग्जाम होगा ना, 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये समझिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में इसका एग्जाम होना है। पहला पार्ट में 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा और 1.5 घंटे का समय दिया गया है। 90 मिनट्स का मतलब है 1.5 घंटे का समय दिया गया है और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भी ये अप्लाई होगा, ये UR को, OBC को, SC ST को, सभी को इतना % लाना पड़ेगा। कितने, अब समझिएगा यहाँ पे अगर कोई 100 मार्क्स की बात करे, 100 में से 40% UR को चाहिए, यानी 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा आगे क्वालिफाई करने के लिए। CBT 2 को क्वालिफाई करने के लिए अगर UR 40 से कम लाता है, कोई 39 लाता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। 40 या 40 से ऊपर आना है। उसी प्रकार से OBC को 30 मार्क्स चाहिए 100 में से, SC को 30 मार्क्स चाहिए, ST को 25 मार्क्स चाहिए CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब CBT 2 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 के बारे में मैंने बोल दिया आपको, निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये पार्ट A हो गया CBT 2 में और ये पार्ट B है। देखिए पार्ट B क्या है, ये ट्रेड टेस्ट से संबंधित है, यानी ये टेक्निकल पार्ट है। अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे आप फिटर हैं या इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, किसी प्रकार की कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रखे होंगे टेक्निकल हैंड में, ITI जिस क्षेत्र से कर रखे हैं ट्रेड से आप, या डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल से, तो उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये पार्ट B में आएगा, CBT 2 का पार्ट B में आएगा, यानी 2 एग्जाम्स होना है। पहला एग्जाम तो ये तो जनरल टाइप का हो गया, जैसा CBT 1 में रहेगा ना नॉर्मल टाइप का क्वेश्चंस। नॉर्मली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरल टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे SI CI से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं,
टाइम एंड वर्क से आता है, या एज प्रॉब्लम से आता है, नंबर सिस्टम से आता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से आता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। ये पार्ट ए में, यानी पार्ट ए ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंट क्या है, पार्ट बी डिफरेंट है। यानी पार्ट बी में आपको ध्यान रखना ये टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, और आप जिस क्षेत्र से बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं उस प्रकार का ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं या इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं तो आपको वेल्डर वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपको उसी प्रकार क्वेश्चन दिया जाए। उसकी जानकारी के लिए आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा ना उसमें भी 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 75 अगर क्वेश्चन है, 75 मार्क्स है, तो उसमें 35% आपको इसमें ही पास होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक्निकल के, तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा तरीका है कि रेलवे ने क्या किया है कि उसकी जो वेबसाइट है यहाँ पे DGT, ध्यान रखिएगा, DGT.gov.in, इस पे जा करके आप यहाँ से टेक्निकल डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कि क्वेश्चंस टेक्निकल किस किस प्रकार का रहेगा। अब जब आप ये समझ गए, पार्ट बी के बारे में जान गए, इसके बारे में मैंने बता दिया कि 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 35% इसमें भी लाना पड़ेगा। किसका? 75 क्वेश्चन है तो उसका 75 मार्क्स है, उसका 35% लाना है, इसमें भी पास होना पड़ेगा आपको। अब इसके डिटेल्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, और इसका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा कि DGT.gov.in, उसके पहले www लगा लीजिए या HTTPS लगा लीजिए, तो या गूगल पे जा करके आप इस चीज को टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो आपको उसमें कई प्रकार के लिंक आ जाएंगे, तो पहला दूसरा जो लिंक होगा जिसमें DGT.gov.in से संबंधित रहेगा, क्लिक कीजिएगा तो उससे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसका। अब इसके बाद आपको CBT 2 जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद फिर से आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, और इसको बोलते हैं CBAT। ये CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, ये आपको देना पड़ेगा, एक और टेस्ट देना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी टेस्ट है, यानी साइको टेस्ट बोलते हैं। ALP का जो रिक्रूटमेंट होता है ना, उसमें ये साइको टेस्ट अहम भूमिका निभाता है, और इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, जब आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसके मैं लगातार वीडियो लाऊंगा, तो उसमें से आपको इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजी आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे ना CBT 1 और CBT 2, और ये क्वालिफाई करने के बाद आपको जब ये CBT 1 का टेस्ट दे जाएगा तो 8 टाइम्स बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 15% यहाँ बंदे को लिया और ये 15% क्वालिफाई करते करते सब आगे निकल गया, सारा क्वालिफाई कर गया, लेकिन अब उसके बाद लास्ट में मात्र 8%, यानी 8 टाइम्स ये जो रहेगा, जितने भी बंदे ना जितने सेलेक्ट हुए हैं, ये 15 टाइम्स जितना बंद इसका रहेगा, अगर वो सारा का सारा क्वालिफाई करते आगे बढ़ रहा है तो उसका ध्यान रखना है कि 8 टाइम्स जो बंदा रहेगा, जितने स्टूडेंट्स रहेंगे उसके 8 टाइम्स स्टूडेंट्स को ही आगे क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाई होगा, और उसके आगे फिर उसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि सिलेक्ट वो हो पाएगा कि नहीं। उसको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, साइको का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट करने के बाद पोस्टिंग उसकी होगी, तो वो फाइनल प्रोसेस है। तो इसके बाद फिर से मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट होने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस RRB ALP नोटिफिकेशन जो आया है इसका, उसमें इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर ली जाएगी, आप सही पाया जाएगा सारा डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट जो रहेगा ना A1 कैटेगरी का रहेगा, यानी ये सबसे टफ कैटेगरी माना जाता है, यानी फिजिकली आपको पूरा फिट होना पड़ेगा, किसी प्रकार का बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आई से खास करके ध्यान रखा जाता है, इसमें आई टेस्ट, विजन टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल A1 टेस्ट में, ये ALP के पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि
अब इसका जब मैं नेचर बताऊंगा ना कि किस प्रकार का पोस्ट है, तो उससे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये विजन टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो इसका ये ध्यान रखिएगा, जब मैं आगे और बताऊंगा पोस्टिंग के बाद आपके क्या काम होते हैं, तो उस समय आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उन चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और वो जानते हैं। अब देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले तो देखिए ये दो पार्ट में इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन का होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको ईमेल और मोबाइल, ईमेल आईडी और मोबाइल लगेगा, मोबाइल नंबर, इस दोनों के आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाएगा। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वन टाइम एट ए टाइम, एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोर देन वन रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। अगर मोर देन वन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ये जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको रद्द किया भी जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल देंगे, तो इसी नंबर पे आपको भविष्य में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा, मैसेज देना होगा, तो आपको उसी ईमेल आईडी पे, उसी मोबाइल नंबर पे वो डिटेल्स भेजा जाएगा, जानकारी, जिससे आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप भी नहीं करना है। किसी एक ही आरआरबी के लिए ही करना होगा। मोर देन वन आरआरबी के लिए आप नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। और जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। किस में लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और फिलअप करते समय आपका जो जो डिटेल्स मांग रहा है, जैसे थंब का मांगेगा डिटेल्स, आपका फोटो मांगेगा। और फोटो से एक चीज याद आया मेरे को, ध्यान रखना आपको कि फोटो इसमें लगभग आपको 12 फोटो एक ही प्रकार का होना चाहिए, ये समझिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको लगातार काम आएगी ये प्रक्रिया में। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, उस समय से लेके आपके रिक्रूटमेंट तक काम आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको 12 कॉपी इसके रख लेने हैं फोटो के, और ये 12 कॉपी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब जब जरूरत पड़ेगा, डिमांड करेगा फोटो ना, तो उसी टाइप का फोटो आपको देना है, जिससे कि आपको जब भी मैच करेगा वो कि यही कैंडिडेट है कि नहीं, जो एग्जाम में फॉर्म फिलअप किया है वही कैंडिडेट आया है कि नहीं, आगे की उसी प्रक्रिया में वही कैंडिडेट है कि नहीं, तो वो मैच करना आसान हो जाता है उस फोटो की तरह उसको। तो आपको एक ही प्रकार के फोटो कितने रखने हैं, लगभग 12 कॉपी रख लेने हैं, एक बार में प्रिंट करा के रख लीजिएगा। और जब जब जरूरत पड़ेगी रेलवे के द्वारा डिमांड किया जाएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी मांगा जाएगा, तो आप उसी फोटो को दे, इससे वो आपका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। अब चलिए इस पार्ट पे आ जाते हैं कि जब आप अप्लाई कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे सारा प्रोसेस, तो उसको सेव करके उस फॉर्म को जरूर रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेव करके आपको फॉर्म अपने पास रख लेना है। अगर सेव करना नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, उसमें समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, जिससे कि भविष्य में आप उसका उपयोग कर पाए और अगर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको सारा डिटेल्स आपके पास रहे उसका। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको जैसे विजन टेस्ट, यहाँ पे A1 का जो विजन टेस्ट है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट है, उसकी जानकारी लेनी है कि उस टेस्टिंग में आपको क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा, आपके आंख, शरीर, बॉडी में किस प्रकार की फिटनेस होनी चाहिए, उन सभी की जानकारी के लिए ना आपको ध्यान रखना है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है। इंडियन रेलवे का मेडिकल मैनुअल है, उस मैनुअल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के लिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, indianrailways.gov.in, indianrailways.gov.in। अब इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सर्च करेंगे तो उसका लिंक आ जाएगा, ऊपर में जो लिंक आएगा पहला उसी पे क्लिक कर लीजिएगा, तो मैनुअल जो खुलेगा इसका मेडिकल का मैनुअल, उसमें से देखिएगा 5वां चैप्टर रहेगा, 5वें चैप्टर में आपको डिटेल्स मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये जो आप अप्लाई करेंगे ना, ओनली एक ही अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी एक आरआरबी का, ये बता चुका हूं मैं आपको। अब आप अप्लाई कहां से करेंगे, ध्यान रखना है, ये rrbcdg.gov.in इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आरआरबी की इस वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से
आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसका लिंक ये है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो मैंने लिंक दिया है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसके पहले www लगा लीजिएगा या https लगा लीजिएगा या गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा तो उसका लिंक आ जाएगा। तो लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैं बताया उस चीज़ को समझ जाइएगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो रहा होगा, इसमें कहीं डाउट आ रहा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा आप, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा आपको, जिससे कि आपको किसी प्रकार का डाउट इसमें ना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को समझेंगे तभी तो आप इस प्रोसेस से गुजर पाएंगे अच्छे से और इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट होता है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले मैं थोड़ा सा जो बच गया डिटेल्स वो बता दूं, फिर उस सिलेक्शन के बाद उसका काम क्या होता है एएलपी का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अप्लाई जो करेंगे आप ना, वो कहाँ से करेंगे तो सही रहेगा। आरआरबी टोटल है कितने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं, टोटल आरआरबी की संख्या 21 है और जोन की संख्या अगर बोलेंगे रेलवे में तो वो है 17। अब इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि कहाँ से अप्लाई करना सही रहेगा इसका। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, टोटल आरआरबी कितने हैं, टोटल 21 आरआरबी है। अब उसमें से कौन सा आरआरबी में कट ऑफ कम हो सकता है, या कहाँ से कैंडिडेट्स कम भरते हैं, या कहाँ से सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी आपकी। और अगर आप कमजोर स्टूडेंट है ना, तो भी आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए कि कहां से आपका फॉर्म फिलअप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और वहां से क्रैक करने की संभावना एग्जाम्स की बढ़ जाएगी आपके लिए। तो ज़्यादातर लोग गुवाहाटी से अगर अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है एग्जाम्स को क्रैक करने की। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर आप मालदा से करेंगे तो आपकी संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार इसका कट ऑफ कम हो सकता है। बिलासपुर से, भोपाल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भोपाल में कंपटीशन कम होता है, तो भोपाल से अगर आप इसको करेंगे अप्लाई तो वहाँ के कट ऑफ विशेष ज़्यादा नहीं जाते, वहाँ पे सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी आपका। तो एक तो गुवाहाटी है जो हमेशा ही ध्यान रखना है, सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, कट ऑफ कम रहती है यहाँ पे, और उसी प्रकार से भोपाल में भी कट ऑफ की संभावनाएं कम रहती है, तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। ये भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है और गुवाहाटी का है आसाम में है। तो और मालदा कहाँ है, मालदा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है। जम्मू कश्मीर से भी आप भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जम्मू कश्मीर में भरना चाहते हैं कि नहीं, और वहाँ से अगर भरते हैं तो सिलेक्शन पक्का रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ से बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही भर सकते हैं, बाहरी नहीं भर सकते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट को देख लीजिएगा, अगर रिक्रूटमेंट में आप अगर अप्लाई कर पा रहे हो, एलिजिबल होंगे और आपकी इच्छा होगी तो आप वहाँ से भर सकते हैं। तो और अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इसमें अगर आपका सिलेक्शंस होता है तो आपको क्या फ़ायदा होगा, सिलेक्शंस के बाद जो पोस्टिंग होगी। अब हम लोग एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के कार्य क्या काम होंगे, उसको पोस्टिंग के बाद उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पे लेवल देखिए, पे लेवल 2 में आता है। पे बैंड है कई प्रकार के, जैसे पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3, 4, 5 इस प्रकार से है। तो पे बैंड 2 में आता है, पे बैंड 1 का मतलब ग्रुप डी होता है, पे बैंड 2 का मतलब ग्रुप डी से थोड़ा ऊपर माना जाता है, लेकिन वो भी ग्रुप डी में ही आ जाता है। तो इसका जो होता है वो 19,900, तो इसका जो कितना मिलता है रुपया, 19,900 इसका बेसिक होता है। लेकिन इसके बेसिक से मतलब नहीं रहता, ध्यान रखना, बेसिक्स पे जाओगे तो आपको लगेगा रुपया कम है, लेकिन इसको क्या होता है, कई एक्स्ट्रा बेनिफिट फैसिलिटीज मिलते हैं, एक्स्ट्रा रुपया मिलता है। जैसे कि ये चूंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रेन में रहते हैं, इंजन में रहते हैं, और वहाँ से आप जाना होता है दूसरे स्टेशन, पूरा गाड़ी को ले जाना होता है, ट्रेन को ले जाना होता है, तो वो इनको क्या होता है कि एक अलग से रनिंग अलाउंसेस मिलता है। रनिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, तो इसका रनिंग अलाउंसेस ही इसके बेसिक से डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स पे मत जाइए कि बेसिक्स इसका कम है, इसका रनिंग अलाउंसेस और कई प्रकार की सुविधा है, वो मिल करके स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रुपया मिल जाता है। एवरेज मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपके 50 से 60 मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 50 से 60K के अराउंड में मिलता है, अराउंड सैलरी स्टार्टिंग का ही। अब जब ये जान गए कि सैलरी इसकी इतनी होती है लगभग, अब इसका काम क्या होता है,
तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम ये होता है कि इंजन में बैठ करके जो मेन ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट बोलते हैं। वो साधारणतः आप जब इंजन में रहेंगे ना तो उसके लेफ्ट साइड में जो रहता है वो लोको पायलट रहता है, जो ड्राइविंग करता है यानी गाड़ी को चलाता है, ट्रेन को चलाता है। और असिस्टेंट लोको पायलट हमेशा इंजन में, इंडियन रेलवे में इंजन में राइट साइड में रहता है, जो आगे देखता ये है कि कौन कौन सा सिग्नल किस प्रकार का है, यानी सिग्नल रेड है, येलो है या ग्रीन है। उसके आधार पे वो आवाज़ लगाता है कि आगे का सिग्नल, यानी विजिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका आंख का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो चश्मा पहनता होगा तो चश्मे वाले के लिए तो ये एलपी लोको पायलट रिक्रूटमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसको तो अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अप्लाई कर भी दिया जाएगा, अगर अप्लाई कर भी लेता है तो बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा विजन टेस्ट के समय, यानी वो जब मेडिकल टेस्ट में जाएगा A1 टेस्ट में तो वो छट जाएगा, वो चश्मे की आवश्यकता नहीं है। चश्मे वाले लोग इसको अगर फॉर्म फिलअप भी करते तो फायदा नहीं है, क्योंकि बिना चश्मे वाले को ज़्यादातर लिया जाता है, प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर आपका आई टेस्ट सही है, चश्मा नहीं लगाते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। टोटल प्रोसेस में जाके लास्ट में छटाने की संभावना नहीं रहेगी, नहीं तो हो सकता है लास्ट में किसी कारण से छट जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि हमने पूरा फॉर्म फिलअप किया, सारा एग्जाम्स क्रैक कर लिया, लेकिन लास्ट में नहीं हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि चश्मा अगर नहीं पहनते हो, चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है आपको, बिना चश्मा का आँख आपका पूरा सही है, विजिबिलिटी सही है, आई का जो टेस्ट होता है उसमें पास कर सकते हैं आसानी से। उसका टेस्ट के लिए मैंने बोल ही दिया कि कहाँ पे आप मेडिकल का डिटेल्स निकाल सकते हैं, रेलवे, इंडियन रेलवे का मेडिकल मैनुअल है उससे प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब राइट साइड में असिस्टेंट लोको पायलट बैठता है तो उसका काम होता है आगे के सिग्नल को देख करके कौन सा कलर है, लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही वो कलर दिख जाता है उसको। अगर रेड है तो रेड दिख जाएगा, ग्रीन है तो ग्रीन दिख जाएगा, येलो है तो येलो देख सकता है। वो आगे देख करके आवाज़ लगाता है, जैसे अगर रेड रहता है तो वो बोलता है आगे रेड है, तो रेड बोलता है आगे रेड है, रेड बोलता है तो ड्राइवर भी आवाज़ लगाता है हाँ रेड है। तो इसका मतलब श्योर हो जाता है दोनों कि हाँ आगे किस प्रकार का सिग्नल है और उसको खड़ा होना है आगे जाके या डायरेक्ट निकल जाना है आगे, तो उस चीज़ की जानकारी देता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट असिस्ट करता है किसको, लोको पायलट को। तो लोको पायलट लेफ्ट साइड में रहता है, उसके लिए सीट रहता है, और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए राइट साइड में सीट रहता है इंजन में। तो इस चीज़ को आप समझ गए, जब भी आप ट्रेन में जाएंगे और उसके सीट पे जिसको बैठे हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कौन सा लोको पायलट है और कौन सा असिस्टेंट लोको पायलट है। अब ये जो आगे के सिग्नल को देख करके इस प्रकार का काम होता है, और कहाँ पे ब्रेक लगाना नहीं लगाना है, कहाँ पे हॉर्न देना है, उन सबका इसका डिटेल्स, इसकी जानकारी दी जाती है। पोस्टिंग के बाद उसकी एक ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में फिर उसका एग्जाम्स होता है, और वो ज़्यादातर ट्रेनिंग के दौरान जो एग्जाम्स देते हैं वो पास हो ही जाते हैं, उसका समस्या नहीं रहता है, उसमें आपको उलझना नहीं है, मैं बस ऐसा बता रहा हूँ। तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप ड्राइविंग कर सकते एक तरह से, यानी आप एलिजिबल हो या आप इसके लिए। तो फिर वो साधारणतः ड्राइविंग करता है। ड्राइविंग असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइविंग नहीं करता, ध्यान रखना है। ड्राइविंग कौन करता है, लोको पायलट करता है। असिस्टेंट लोको पायलट का क्या काम होता है, असिस्ट करना है, ड्राइवर को बताता है वो कि हाँ आगे का सिग्नल कैसा है, आगे क्या स्थिति है, उसकी जानकारी देना, यानी आगे फोकस करके रखना कि आगे क्या होने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट को आगे हमेशा देखते रहना पड़ता है, और अगर पास से कोई ट्रेन निकल रहा है, जिस रूट से ये जा रहा है उसके पास से कोई अपोजिट में ट्रेन आ रहा है, तो इसका काम होता है झंडी लेकर के झंडी दिखाना। दिन के समय, रात में वो टॉर्च दिखाता है, ग्रीन दिखाया जाता है अगर वो पास कर रहा है तो ग्रीन दिखाया जाता है, ध्यान रखना, ग्रीन झंडी या ग्रीन टॉर्च दिखाया जाता है, यानी लाइट दिखाया जाता है दूसरे ट्रेन को कि हाँ आगे या पीछे सब चीज़ सही आ रहा है, हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से सारी स्थिति सही है, आप जा सकते हो। टॉर्च दिखाने या झंडी दिखाने का ये मतलब होता है, तो वो दिखाना बहुत जरूरी होता है। और इसके अन्य भी कई प्रकार के कार्य हैं, तो अन्य प्रकार के कार्य के लिए भी मैं इसके पूरे डिटेल्स में कई प्रकार के बैक टू बैक वीडियो लाऊंगा, तो उनसे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आप जिस प्रकार से इसका लाभ ले रहे हैं उसी प्रकार से आपके दोस्त फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख करके इसका लाभ ले पाए, और मेरे चैनल से जुड़ करके इस असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट का पूरा तैयारी अच्छे से कर पाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ।
मेरे चैनल के माध्यम से आप जब जुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। मैं बैक टू बैक कई वीडियोज लाऊंगा, जैसे मैथमेटिक्स के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, अन्य प्रकार के भी आएंगे, तो उन सभी की जानकारी मैं बैक टू बैक आपको दूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के डिटेल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।